दुनिया के सबसे दिलचस्प और तेजी से बदलते भू राजनीतिक घटनाक्रमों के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक पहेली को डिकोड करने जा रहे हैं जिस पर शायद ही किसी ने यकीन किया हो। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो 80 सालों से दुनिया के सामने पूरी तरह शांतिवादी रहा हो, वो अचानक सैन्य तकनीक का एक आक्रामक वैश्विक निर्यातक बन जाए। एक विश्लेषक के तौर पर मैं आपको बता दूं, जापान की रक्षा नीति का ये बदलाव सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आज के इस विश्लेषण को हम एक मास्टर क्लास की तरह समझेंगे। हम पूरी टाइमलाइन को कुछ अहम हिस्सों में बांट रहे हैं। विस्तार के युग से शुरुआत करेंगे, पतन और मजबूर शांतिवाद को समझेंगे, फिर भू राजनीतिक जागरूकता और नए गठबंधनों से होते हुए आज की नई वैश्विक सच्चाई पर आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विस्तार की युग की। जापान का यह नया अवतार पूरी दुनिया को इतना क्यों चौंका रहा है? इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा, क्योंकि यही वो दौर था जिसने आज की नींव रखी है। जरा 1942 के समय की कल्पना कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और 1941 में पर्ल हार्बर पर जापान ने दुनिया को हिला देने वाला एक अचानक हमला किया। इसके बाद जापान ने चीन, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे बड़े क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया। ये वो दौर था जब उनकी विशाल सैन्य ताकत का खौफ चरम पर था। और इस खौफ की असलियत क्या थी? देखिए, गार्डियन और डेली मेल की रिपोर्ट्स जापान की कुख्यात यूनिट 731 के बारे में बहुत ही डरावने तथ्य बताती हैं। 3000 से ज्यादा कैदियों पर बेहद क्रूर प्रयोग किए गए, जैसे साइबेरिया में -30 डिग्री में फ्रॉस्ट बाइट की टेस्टिंग, और वो भी बिना किसी एनेस्थीसिया के सर्जरी करना। ये वो अंधकारमय सच है जिसने दशकों तक पूरे एशिया में जापान की छवि को गहरे तक प्रभावित किया। आप जानते हैं, इतिहास कभी पूरी तरह मिटता नहीं है। ये आधुनिक कूटनीति में अक्सर लौट कर आता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान याद है? उन्होंने कहा था, जापानियों से ज्यादा अचानक हमलों के बारे में कौन जानता है। पर्ल हार्बर की वो आक्रामक सैन्य विरासत आज भी ग्लोबल डिप्लोमेसी के कमरों में एक बहुत ही मजबूत रेफरेंस पॉइंट बनी हुई है। लेकिन इतिहास का पहिया घूमता है। इसके बाद शुरू होता है पतन और मजबूर शांतिवाद का दौर। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए विनाशकारी परमाणु हमलों ने जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया। और यहीं से जन्म होता है उस आधुनिक शांतिवादी जापान का जिसे दुनिया आज जानती है। अमेरिकी जनरल डगलस मैकार्थर की देखरेख में 1947 में एक नया संविधान बना। इसमें एक बेहद अहम अनुच्छेद 9 जोड़ा गया। अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो जापान ने कानूनी तौर पर युद्ध करने और सेना बनाने का अपना अधिकार ही त्याग दिया। ये एक सख्त कसम थी कि वो फिर कभी युद्ध के रास्ते पर नहीं चलेंगे। दशकों तक ये शांतिवाद बिल्कुल अटल रहा। लेकिन फिर आता है हमारा तीसरा अध्याय, भू राजनीतिक जागृति। 2014 के आसपास दुनिया तेजी से बदलने लगी और जापान को भी अपने भू राजनीतिक समीकरणों को भारी रूप से बदलने पर मजबूर होना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ? देखिए, एक तरफ चीन और उत्तर कोरिया से लगातार खतरे बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ एक नई और बड़ी समस्या खड़ी हो गई, अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर अनिश्चितता। ऐतिहासिक रूप से अमेरिका ने जापान की पूरी सुरक्षा का जिम्मा लिया हुआ था, लेकिन जब पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने इस गठबंधन के खर्चों पर सवाल उठाने शुरू किए, तो जापान के लिए खतरे की घंटी बज गई। और ये अनिश्चितता सिर्फ बातों तक सीमित नहीं थी। जमीनी हकीकत देखिए, अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से थैड सिस्टम को हटाकर खाड़ी देशों में भेज दिया और नवंबर 2025 तक जापान से पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भी हटाने की तैयारी है। जब आपकी हिफाजत करने वाली सुरक्षा छतरी ही हटने लगे, तो जाहिर है कि आपको अपनी रक्षा के लिए खुद ही आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, है ना? और यहीं से शुरू होता है एक नया दौर, हथियारों के निर्यातक के रूप में जापान की आक्रामक वापसी। अपनी इस असुरक्षा को देखते हुए जापान ने दशकों पुराने हथियार निर्यात के बैन को पूरी तरह से त्याग दिया है। अब वे तेजी से नए और बेहद शक्तिशाली सैन्य दोस्त बना रहे हैं। जरा इन डील्स पर नजर डालिए। ऑस्ट्रेलिया के साथ 11 युद्धपोतों के लिए $7 बिलियन का भारी भरकम सौदा। भारत के साथ चीनी पनडुब्बियों को काउंटर करने के लिए स्टेल्थ फ्रिगेट्स पर बातचीत। और तो और यूक्रेन को टेक्नोलॉजी देकर उन्होंने अपना ही वो पुराना नियम तोड़ दिया है जिसमें वो युद्धग्रस्त देशों को कोई मदद नहीं देते थे। ये सच में एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। अगर हम भारत के साथ होने वाली मोगामी श्रेणी के फ्रिगेट्स की डील को थोड़ा गहराई से समझें, तो पता चलता है कि जापान की तकनीक इतनी डिमांड में क्यों है। ये जहाज स्टिल्थ तकनीक से लैस हैं, यानी ये आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आते और पनडुब्बियों को ढूंढ निकालने में माहिर हैं।
और सबसे कमाल की बात, जहां आम जहाज़ों पर 200 लोगों का क्रू चाहिए, ये सिर्फ 90 लोगों के साथ काम कर सकते हैं। हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए ये एक बेजोड़ तकनीकी मास्टर स्ट्रोक है। तो इन सबका अंतिम नतीजा क्या है? हम पहुंच गए हैं आज की नई वैश्विक सच्चाई पर। 80 साल तक बिना हथियारों के रहने वाला देश अब ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन रहा है। इतिहास का चक्र सच में घूम चुका है। और इस बदलाव का असर कितना गहरा है, इसे आप बस इस एक नंबर से समझ सकते हैं, 17। जी हाँ, इस वक्त 17 अलग-अलग देश जापान की एडवांस्ड मिलिट्री तकनीक और हार्डवेयर खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। ये आंकड़ा अपने आप में इस बात का पक्का सबूत है कि दुनिया में जापानी हथियारों की कितनी जबरदस्त मांग पैदा हो गई है। और अब इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल उठता है। जरा सोचकर देखिए, एक देश जिसका साम्राज्यवादी अतीत इतना क्रूर और हिंसक रहा हो, जब वो अपने 80 साल के शांतिवाद को हमेशा के लिए दफनाकर फिर से हथियार उठा रहा है, तो क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या जापान की ये नई भू राजनीतिक जागृति एशिया में शांति लाएगी, या फिर अनजाने में किसी नए वैश्विक संघर्ष की चिंगारी बनेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा। इस गहराई से भरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।